हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर 1 जिसमें आपको पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म इन इंडिया, यही आपका हिस्ट्री पेपर 1 है और यही आप पढ़ रहे हैं और उसकी क्लास मैं शुरू कर चुकी हूँ और यूनिट नंबर 3 तक पूरा मैंने डिटेल में एक एक टॉपिक आपका कंप्लीट करवा दिया है और पूरा नोट्स भी आपको दे दिया है। और आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं और यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है प्रारंभिक अवस्था में नरमपंथियों की राजनीति एवं प्रोग्राम एवं उनके विचार। नरमपंथी जो थे कांग्रेस के ही जो नेता थे, ठीक है। ये जो मैं अभी आपको समझाऊंगी आप समझ जाएंगे। तो नरमपंथियों की राजनीति, उनके प्रोग्राम और उनके जो विचार थे उनके बारे में आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत। तो देखिए, जो यूनिट नंबर 5 है उसमें आपको गरमपंथियों के बारे में पढ़ना है। तो नरमपंथी, गरमपंथी यानी नरम दल और गरम दल, ये जो कांग्रेस था, जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस कांग्रेस के जितने भी नेता थे, कुछ लोगों के विचार एक जैसे थे, कुछ लोगों के विचार अलग थे। मतलब हो सकता है, मान लीजिए सपोज दैट कि अगर 10 नेता हैं तो 5 के विचार एक जैसे हैं, 5 के विचार उनसे नहीं मिल रहे हैं, उनके अलग हैं। तो जिनके एक जैसे विचार थे, कुछ उसमें से नरमपंथी बने, कुछ गरमपंथी, यानी कांग्रेस 2 दलों में बंट गया, नरम दल और गरम दल। तो नरम दल के बारे में आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है और यूनिट नंबर 5 में आपको गरम दलों के बारे में पढ़ना है, उसके नेताओं की राजनीति, उनके विचार कैसे थे। यानी अगर आप इसको कहें तो इसको हम कह सकते हैं कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, यानी कि भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए जो संघर्ष किए गए। तो इसके पहले आप लोगों ने राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ लिया है, जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ। उसके बाद जब देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किए जा रहे थे तो उस संघर्ष में जो प्रथम चरण है वो है नरमपंथी, जो कि आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं आपका सिलेबस आपको दिखाना चाहूँगी। वैसे सिलेबस तो मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोगों ने देखा होगा, मगर यहाँ पर मुझे इसलिए दिखाना है क्योंकि यहाँ से कुछ डाउट आपके क्लियर करने हैं। तो पहले चलिए सिलेबस को देखते हैं। देखिए, यही सिलेबस है आप लोगों का, तो यूनिट नंबर 4 पर ध्यान दीजिए। वैसे आप लोगों ने अगर पूरा सिलेबस नहीं देखा है तो वीडियो आपको मिल जाएगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया है पूरी प्लेलिस्ट की। तो यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है प्रारंभिक अवस्था में नरमपंथियों की राजनीति एवं प्रोग्राम एवं उनके विचार। और यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है चरमपंथियों, यानी कि जो गरमपंथी थे उनकी उत्पत्ति और विकास तथा भारत में चरमपंथियों का समय कैसा था, जो कि नरमपंथी चरमपंथी। जो कांग्रेस थी वो 2 दलों में बटी थी, नरम और गरम, तो उन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो एक के बारे में आपको 4 में पढ़ना है, एक के बारे में यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है, जो कि ये पूरा टॉपिक आज की वीडियो में ही हम क्लियर कर देंगे। यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 दोनों आज की इस वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। डिटेल में एक एक चीज़ आपको समझा दूंगी, सारा कुछ। उसके बाद यूनिट नंबर 6 देखिए। यूनिट नंबर 6 में आपको देखना है स्वदेशी आंदोलन और सूरत में कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस की विभाजन की जब बात आती है तो यही नरम दल और गरम दल ही है, क्योंकि जब कांग्रेस का विभाजन हुआ सूरत में तो कांग्रेस 2 दलों में बटा, नरम दल और गरम दल। तो जो कि आप यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 में पढ़ ही लेंगे और आज की वीडियो में ही देख लेंगे। और स्वदेशी आंदोलन भी प्रथम चरण से ही जुड़ा है, जो कि नरम दल है, क्योंकि जब नरम दल के ही समय में बंगाल विभाजन किया गया तो स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया गया कि स्वदेशी को स्वीकार करो और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। तो कुछ ये चीज़ें भी आज की वीडियो में देखेंगे। और स्वदेशी आंदोलन पर अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगी, बाकी जो चीज़ें शुरू हुई वो तो आज ही आप देख लेंगे। और सूरत में कांग्रेस का विभाजन तो 2 दलों में ही ना हुआ, नरम दल गरम दल, जो कि आज की वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो ये टॉपिक भी आपका आज पूरा कवर हो जाएगा, यानी इतना सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। चलिए देखिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, यहाँ से आपको समझाना शुरू करूँगी। स्वतंत्रता आंदोलन के चरण प्रथम, ये 3 चरणों में हम देखेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के 3 चरण हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण। तो प्रथम चरण कांग्रेस के स्थापना से लेकर 1905 यानी बंगाल विभाजन तक चला, यानी 1885 से 1905 ईस्वी तक का जो समय था भारत में, वो प्रथम चरण था। प्रथम चरण को उदारवादी या फिर
नरमपंथी राष्ट्रवाद का चरण कहा जाता है। याद रखिएगा, उदारवादी राष्ट्रवाद का चरण कहिए या नरमपंथी राष्ट्रवाद का चरण कहिए या सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन के चरण में प्रथम चरण कहिए, जो कि 1885 से 1905 ईस्वी तक चला था। याद रखिएगा, प्रथम चरण जब 1905 में बंगाल विभाजन के समय ख़त्म होता है। ख़त्म होने का मतलब ये है कि उसके बाद द्वितीय चरण के जो नेता थे कांग्रेस में, उनका प्रभुत्व दिखता है, वो आगे आते हैं और उनके बारे में देखिए। द्वितीय चरण 1905 से ये उभर कर सामने आता है और 1919 ईस्वी तक ये चलता है। यानी कि द्वितीय चरण जो है 1905 से 1919 तक चला। द्वितीय चरण को उग्रवादी राष्ट्रवाद का चरण कहा जाता है या फिर गर्मपंथी राष्ट्रवाद का चरण भी कहा जाता है। कहीं कहीं चरमपंथी भी लिखा हुआ है, तो आप याद रखिए उग्रवादी या फिर गर्मपंथी राष्ट्रवाद का चरण द्वितीय चरण है। और उसके बाद तृतीय चरण जो आया 1919 से लेकर 1947 तक चला, जिसको गांधी युग कहा जाता है। यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन के चरण में 1919 से लेकर के 1947 तक का जो समय था, देश को आज़ाद कराने तक का समय, उस पूरा गांधी युग कहा जाता है उसको, क्योंकि 1917 से लगभग भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश हो चुका था। वैसे तो वो 1915 में ही साउथ अफ्रीका से वापस आ चुके थे भारत में और 1917 से लगभग ये पूरा भारतीय राजनीति में एंट्री कर चुके थे, लेकिन 1919 से 1947 तक के चरण को गांधी का युग कहा जाता है। याद रखिएगा। तो इन्हीं तीनों चीज़ों को हम आज पूरा डिटेल में देखेंगे। इस वीडियो में हमने प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण को पूरा कंप्लीट किया है। तृतीय चरण पर आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, तो आप देख लीजिएगा, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले उदारवादी चरण यानी कि प्रथम चरण, जो कि 1885 जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, तब से ये चरण सामने आया। इसको उदारवादी चरण क्यों कहते हैं प्रथम चरण को? क्योंकि उदारवादी चरण के जो नेता थे वो जो ऐसे नेता थे जैसे कि ये उदारता में विश्वास रखते थे। यहाँ पर आप देखिए, पूरा मैंने आपके लिए नोट तैयार किया हुआ है। भारतीय इतिहास में 1885 से लेकर के 1905 तक का जो समय था, उसके चरण को उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस चरण में आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः उन नेताओं ने किया जो उदारवादी नेता थे। उदारवादी नेताओं के हाथ में रहा और उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया। ये जो नेता थे, इनका मानना था ये हिंसक तरीके से और क्रांतिकारी करके आंदोलन नहीं करना चाहते थे। ये उदारवादी की नीति अपनाते थे। ये नेता उदारवादी नीतियों तथा अहिंसक विरोध प्रदर्शनों में विश्वास रखते थे। यानी कि ये हिंसक विरोध प्रदर्शनों में विश्वास रखते थे, जैसे कि हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। इनका मानना ये था कि उदारता की नीति अपनाओ, और ब्रिटिश संसद में ये लोग विश्वास रखते थे, क्योंकि इस दल में जो नेता थे, इनका मानना ये था कि ब्रिटिश संसद जो न्याय करेगा वो सही है भारतीयों के हक में, और ये लोग याचिका के माध्यम से या फिर क्या चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार से भारतीय नागरिकों की, भारतीय जनता की जो भी ज़रूरतें हों उनको पूरा करा दिया जाए। मतलब इनका पूर्ण स्वतंत्रता इनका लक्ष्य नहीं था। बस ये इसी बात में विश्वास रखते थे कि मतलब मांग की पूर्ति को, मतलब मांग की नीति अपनाते थे कि जो हमारी ज़रूरत है हम ब्रिटिश सरकार को बताएं, वो हमारी ज़रूरत को पूरा करेगा, हमें न्याय देगा और हम अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे। मतलब कुछ इस तरह की इनके विचार थे। मतलब ये पूर्ण स्वतंत्रता इनका लक्ष्य नहीं था। और अभी तक जबकि ये समय चल रहा था 1885 का, तो उस समय पूर्ण स्वतंत्रता लक्ष्य भी नहीं था। तो ये इस तरह की नीति अपनाते थे, मतलब क्रांतिकारी नीतियों को नहीं अपनाते थे। उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता एवं गोपाल कृष्ण गोखले आदि थे। ये सभी जो नेता हैं कांग्रेस के उदारवादी नेता थे। नाम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इसको नोट कर लीजिए कहीं अपनी नोटबुक में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा नोट्स।
अब देखिए जो उदारवादी नेता थे कांग्रेस के, उनकी विचारधारा क्या थी। देखिए उदारवादी नेताओं को ब्रिटिश न्याय और निष्पक्षता की भावना पर बहुत भरोसा था और वे शांतिपूर्ण और संवैधानिक आंदोलन की प्रभावशीलता में ही विश्वास रखते थे। मतलब ये लोग नहीं चाहते थे कि खूब ज़ोर से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाए, मतलब ये इस चीज़ में विश्वास नहीं रखते थे। जबकि जो द्वितीय चरण के नेता को आप देखेंगे वो पूरी तरह से क्रांतिकारी नीतियों को अपनाते थे, हिंसक यानी कि पूरी तरह से क्रांति करके आंदोलन करके ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये लोग आंदोलन मतलब देश को आज़ाद कराना चाहते थे, मगर उदारवादी नेता उसके पूरे अपोजिट थे। इसीलिए कांग्रेस दो दलों में बढ़ जाता है, नरमपंथी और गरमपंथी। याद रखिएगा ये बात। देखिए उदारवादी नेताओं का मानना था कि याचिकाओं, प्रस्तावों, प्रतिनिधि मंडलों, पर्चे और बैठकों के माध्यम से ही जनता की मांगों और जनता के विचारों को अंग्रेज़ों के सामने पेश करके उन्हें न्याय मिलेगा। मतलब ये याचिका, प्रस्ताव, पर्चे की बैठक के माध्यम से ही जनता को न्याय दिलाना चाहते थे और जनता को न्याय दिलाना चाहते थे ये उदारवादी नेता। उनकी विचारधारा यही थी, आप इसको याद रखिएगा। इसी कारण देखिए जो उदार विचारों की राजनीति थी, जो उदारवादी नेताओं की उदार विचार की राजनीति थी, उस राजनीति को क्रांतिकारियों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा। क्रांतिकारी कौन? द्वितीय चरण के जो नेता थे उन लोगों ने उदारवादी नेताओं की राजनीति को कहा कि ये राजनीति भिक्षावृत्ति है। अब यहाँ पर देखिए जो प्रथम चरण के ये उदारवादी नेता थे वो भारत में तो काम अपना कर ही रहे थे, उसके अलावा ब्रिटेन में भी जाकर वो संस्थाओं का निर्माण करते थे, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करते थे। तो अब अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा कि भारतीयों के बीच जो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रही है उसे समाप्त किया जाए और उन्हें आपस में लड़ा दिया जाए, जिसका सबसे बड़ा परिणाम निकलकर सामने आता है बंगाल का विभाजन, जो कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया 1905 ईस्वी में। तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया, जो भारत का उस समय वायसराय था। और विभाजन के निर्णय कब लिया गया कि हाँ अब बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा, तो 20 जुलाई 1905 को ये निर्णय कर लिया गया कि अब बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। तो परीक्षा में अगर प्रश्न पूछ दे कि बंगाल विभाजन का निर्णय कब हुआ, तो ऑप्शन में अगर दोनों दे दे तो याद रखिएगा 20 जुलाई 1905 को सिर्फ अभी निर्णय लिया गया था और बंगाल का विभाजन पूरी तरह से 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को कर दिया गया था। और जब बंगाल का विभाजन किया गया तो बंगाल की जो पूरी जनता थी, बंगाल में रहने वाले लोग जो थे, उस दिन उन्होंने शोक दिवस मनाया, उपवास रखा और हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे के हाथी पर राखी बांधी और राखी दिवस मनाया कि हम एक हैं, हम अलग नहीं हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान मिलकर रहते थे। इसीलिए अंग्रेज़ों ने इनके बीच फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई कि हम जब इन्हीं में फूट डाल देंगे तो ये आपस में ही लड़ने लगेंगे, तो हमारा राज करना आसान हो जाएगा। तो इसलिए उन अंग्रेज़ों ने क्या किया, मुस्लिम लीग की स्थापना को काफ़ी ज़्यादा मतलब इसका सहयोग किया कि मुस्लिम लीग की स्थापना करा दी जाए। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, ये पॉइंट ऊपर चाहिए था, ठीक है, नोट्स बनाने में थोड़ा हो गया। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। जब बंगाल विभाजन का निर्णय ले लिया जाता है 20 जुलाई 1905 को, तो उसके बाद 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया कि अपने देश की वस्तुओं को प्रोत्साहन दो, अपने देश की वस्तुओं का प्रयोग करो और यूरोपीय वस्तुओं का बहिष्कार करो, जला दो, फेंक दो, कुछ भी कर दो, मगर यूज़ मत करो, यूज़ करो बस अपने देश की बनी वस्तु। तो स्वदेशी को प्रोत्साहन दिया गया और यूरोपीय वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और फिर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। उसके अलावा देखिए आमार सोनार बंगला, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, ये भी बंगाल विभाजन के विरोध में लिखा गया था, लेकिन बंगाल विभाजन तो हो ही गया था। तो
तो अब देखिए, अब बांग्लादेश का ये राष्ट्रगान है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि बंगाल 2 भागों में बटा था, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल जो वर्तमान का बांग्लादेश है, और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला है, और हमारे देश का जन मन है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जानते ही हैं आप, जो हमारे भारत का राष्ट्रगान है। और ये आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का है। उसके बाद देखिए, जब 1905 में बंगाल विभाजन हो गया, उसके बाद यहीं तक प्रथम चरण चला। यानी कि प्रथम चरण में जो भी नेताओं को आपने देखा वो उदार विचारों में विश्वास रखते थे, और इनके समय में कुछ भी मतलब ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता इनका लक्ष्य तो नहीं था। तो उसके बाद उन बंगाल विभाजन के बाद परिस्थितियां बदल जाती हैं और द्वितीय चरण शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए, 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन भी होता है। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाता है, नरम दल और गरम दल, जिसे सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे सूरत विभाजन क्या है तो आप यही पूरा लिखिएगा कि कांग्रेस के जो नेता थे उनके विचार आपस में नहीं मिलते थे, कुछ उदारवादी विचारों के थे, कुछ क्रांतिकारी विचारों में विश्वास रखते थे, इसलिए नरम दल और गरम दल में बट गया। नरम दल में उदारवादी आए, गरम दल में क्रांतिकारी विचार के नेता आए, और इसे सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। फिर बाकी यही सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कीजिएगा अलग अलग, जैसे चरण में मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन कई तरीके से बनेगा, मगर आंसर वही होगा, बस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए, 1905 तक ही प्रथम चरण के नेताओं का प्रभुत्व रहा। उसके बाद बंगाल विभाजन के बाद उनका प्रभुत्व समाप्त होता है, और द्वितीय चरण के नेताओं का प्रभुत्व मतलब वो लोग उभर कर सामने आते हैं, जैसे जिन्हें उग्रवादी या गरमपंथी चरण कहा जाता है, जो 1905 से लेकर 1919 ईस्वी तक चलता है। उग्रवादी नेताओं में कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। ये सारे जो नेता थे उग्रवादी या गरमपंथी नेता थे। ये क्रांतिकारी विचारों में विश्वास रखते थे, और इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो स्वराज की प्राप्ति था, यानी पूर्ण स्वतंत्रता ये चाहते थे, और अंग्रेज़ों के अत्याचारी शासन को भारत से हमेशा के लिए ये लोग समाप्त करना चाहते थे। और आप लोगों ने बाल गंगाधर तिलक का जो नारा है आप लोगों को याद ही होगा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो बाल गंगाधर तिलक भी इसके नेता थे, और आप इसको याद कर सकते हैं उग्रवादी नेताओं में कौन कौन से थे। तो बाल, लाल, पाल आप याद कर सकते हैं। बाल से बाल गंगाधर तिलक, लाल यानी कि लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, तो बाल, लाल, पाल, और याद रखिए अरविंद घोष। ये 4 प्रमुख नेता गरमपंथी दल के हैं, और इनका उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वराज यानी कि स्वराज की प्राप्ति। अब इनकी विचारधारा क्या थी? पहले तो इनकी विचारधारा थी, पहली विचारधारा कि वे अपने दृष्टिकोण में कट्टरपंथी थे। दूसरा विचारधारा, वे वर्चस्व के खिलाफ एक हथियार के रूप में आत्मशक्ति या आत्मनिर्भरता में विश्वास करते थे, क्योंकि ये पूर्ण स्वराज चाहते थे इसलिए। और इनका योगदान है स्वराज की मांग इन्होंने की, जन आंदोलन चलाया, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार किया, दलितों का उत्थान में काफ़ी इनके योगदान है, और क्रांतिकारी आंदोलनों में इनका काफ़ी ज़्यादा समर्थन देखने को मिलता है। तो आप गरमपंथी चरण के बारे में ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ पर यह वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम गांधी युग के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।